हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए आज हम समझने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। ये सवाल जो है वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस से संबंधित है। दोस्तों, आप सभी को एक महत्वपूर्ण बात हम बताना चाहते हैं कि इस वीडियो के ठीक पहले वाले वीडियोस में, यानी कि पहले के जो दो वीडियोस है उनमें हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को बहुत ही जबरदस्त तरीके से, बहुत विस्तार से, बहुत डिटेल में समझा है। तो आप उन वीडियोस को जरूर देखिएगा जिसमें हमने नॉन होमोजेनियस सिस्टम और उसके बाद फिर होमोजेनियस सिस्टम अर्थात असमघाती निकाय और उसके बाद हमने देखा समघाती निकाय। तो दोनों ही टॉपिक्स पर फुल डिटेल्ड वीडियोस अनेक सारे सवालों के साथ ये दोनों वीडियोस बनाए जा चुके हैं। अगर आपको वो टॉपिक बहुत अच्छे से समझना हो तो बस इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइए, आपको वो दोनों वीडियोस के लिंक आपको मिल जाएंगे। उन वीडियोस को जरूर देखिएगा क्योंकि आज के इस वीडियो में हम सवालों की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो इन सवालों को बनाने के लिए, जैसे अभी आपको एक सवाल दिख रहा है, इसके बाद और सवाल बनाएंगे। तो इन सवालों को बनाने के लिए जो आवश्यक फॉर्मूले हैं, जो आवश्यक पॉइंट्स हैं, वो सारे के सारे जो है वो पिछले वीडियोस में बहुत अच्छे से समझाए गए हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है आपको वो वीडियो देखना, क्योंकि अगर वो सारे फॉर्मूले, कंडीशंस आपको पता रहेंगे तो ही ये सवाल अपन अच्छे से समझ पाएंगे। दोस्तों, इसके पहले के जितने भी टॉपिक्स हैं, जैसे रैंक ऑफ मैट्रिक्स, एलिमेंट्री मैट्रिसेस क्या होता है, एशेलॉन फॉर्म क्या होता है, रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म क्या होता है, नॉर्मल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स का रो रैंक, कॉलम रैंक क्या होता है, किसी मैट्रिक्स का रैंक कितने तरीकों से अपन पता कर सकते हैं, इत्यादि तमाम जानकारियों के लिए जो वीडियोस बनाए गए उन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लेक्चर क्रमांक वाइज दिए हुए हैं, सीरियल वाइज दिए हुए हैं। आपको टॉपिक का क्रम निर्धारण करने में भी कोई दिक्कत नहीं जाएगी, बस आप उन वीडियोस को लाइन से देखते जाइए। दोस्तों, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। तो चलिए, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। ज्ञात कीजिए कि लैम्डा म्यू के किन मानों के लिए समीकरणों इतना 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 का कोई हल नहीं, अर्थात नो सॉल्यूशन, एक अद्वितीय हल अर्थात यूनिक सॉल्यूशन, और तीसरा लिखा है अनंतता अनेक हल होंगे अर्थात इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस। मतलब आपको बताना है कि लैम्डा और म्यू की कौन कौन सी क्या ऐसी वैल्यूज क्या क्या होनी चाहिए लैम्डा और म्यू की, जिसके लिए ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आपको दिख रहा है वो ये तीनों, यानी कि तीनों कंडीशंस के लिए लैम्डा और म्यू की वैल्यू अपने को पता करनी है। अगर ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में लैम्डा और म्यू की वैल्यू क्या क्या चुनी जाए या क्या क्या रखी जाए जिससे कि ये सिस्टम का कोई सोल्यूशन न हो, ठीक है, ये पहला पार्ट हो गया। फिर आपको सोचना है कि लैम्डा और म्यू की वैल्यू ऐसी कौन कौन सी रखी जाए जिसके लिए सिस्टम एक यूनिक सॉल्यूशन रखता हो अर्थात अद्वितीय हल रखता हो। फिर आपको सोचना है कि लैम्डा और म्यू की ऐसी कौन सी वैल्यू होनी चाहिए जिसके लिए सिस्टम के इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस होने चाहिए। तो ये अभी हम समझेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को पता होगा कि हम यहाँ पर जो मैट्रिसेस बनाने वाले हैं, ठीक है, तो हम टोटल 3 प्रकार के मैट्रिसेस पढ़ते हैं। उसके बाद एक और आता है जिसको हम कहते हैं एगमेंटेड मैट्रिक्स। सबसे पहले आप यहाँ पे मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स देखेंगे अर्थात गुणांक आव्यूह देखेंगे। तो जो आपको समीकरण दिख रहे हैं उनमें जो आपको अननोन क्वांटिटीज मतलब अज्ञात राशियां, तो यहाँ पे अज्ञात राशियां कौन है? एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जेड के साथ जो सामने में लिखा हुआ है वो उसका गुणांक कहलाता है। जैसे यहाँ पे सामने में कुछ नहीं, मतलब 1 1 1, तो यहाँ पे गुणांक हो गया 1। तो ये गुणांकों के अवयव को ही अपन ए कहते हैं, 1 1 1। तो यहाँ पे देखो कितना लिखा है 1 2 3, तो 1 2 3, तो यहाँ लिखा है 1 2 लैम्डा, तो 1 2 लैम्डा, इस तरीके से। तो ए कहलाता है मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स अर्थात गुणांक अवयव। उसके बाद एक मैट्रिक्स हम लोग यहाँ लिखते हैं एक्स नाम का जिसको बोलते हैं मैट्रिक्स ऑफ अननोन क्वांटिटीज। यहाँ पे अननोन क्वांटिटीज कौन कौन है? जो वेरिएबल्स है ना, उन्हीं को बोलते हैं अननोन क्वांटिटीज। तो एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल है यहाँ पे, तो 3 अननोन क्वांटिटीज हो गए एक्स वाई जेड, तो उनका मैट्रिक्स बनेगा, इसको अपन एक्स कहेंगे। साथ ही साथ एक मैट्रिक्स बनता है बी, जो आपको राइट साइड में जो आपको दिख रहे हैं कॉन्स्टेंट्स, ठीक है, मैट्रिक्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स बी, ठीक है, मैट्रिक्स ऑफ कॉन्स्टेंट कौन होता है? बी होता है। तो वो कौन हो गया? 6 10 म्यू। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप लोग इसको समझेंगे, ठीक है। जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं जो कि जनरली राइट साइड लिखे होते हैं, कभी कभार ऐसा भी होता है दोस्तों कि सिस्टम में जो हमको इक्वेशंस दिए हुए होते हैं उसमें कांस्टेंट जो है वो लेफ्ट साइड दिए होते हैं, तो उसको अपने को ट्रांसफर करके राइट साइड लाना होता है। जैसे मान लीजिए
जैसे x प्लस 2y प्लस 4z माइनस 7 बराबर 0, ठीक है। 2x प्लस 4y माइनस 7z प्लस 11 बराबर 0, ठीक है। x प्लस 3y माइनस 5z माइनस 9 बराबर 0, ठीक है। अब सुनिए, पिछले वीडियोस में जैसे हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था कि भाई अगर आपको दिए हुए सिस्टम में अगर राइट साइड वाली क्वांटिटीज यानी कि कांस्टेंट्स के जगह में अगर सभी के सभी जीरो नजर आए तो आप समझिएगा कि वो होमोजेनियस सिस्टम है। ये वाली बात वहां हुई थी, ठीक है, जो कि सही है। परंतु अगर आपको इक्वेशंस इस रूप में दिए हों और आप कहीं सोचेंगे अरे सर ये तो राइट हैंड साइड में सभी सभी जीरो है सर, और आप इसको कह देंगे सर ये होमोजेनियस सिस्टम है, तो यहाँ पे गलती हो जाएगी दोस्तों। क्यों बताऊं, आपको गौर से देखना है कि ये जो कांस्टेंट्स हैं वो वास्तव में यहाँ पे प्रश्न में थोड़ा दिमाग लगा के उसको क्या कर दिया, लेफ्ट साइड दे दिया जाए। तो आप ऐसा ना सोचे कि सर सभी राइट साइड वाली क्वांटिटीज जो जीरो दिखाई दे रही है तो ये होमोजीनियस सिस्टम है, ऐसा नहीं सोचना दोस्तों। आपको दिमाग लगाना है, कांस्टेंट्स यहाँ पे अपने को लेफ्ट साइड दिख रहे हैं, आप उसको राइट साइड पर चाहिए। -7 उधर जाके क्या हो जाएगा, +7 हो जाएगा। +11 उधर जाके हो जाएगा -11, और ये -9 उधर जाके हो जाएगा। अब देखो, ठीक है ना, -9 उधर जाके +9 हो गया। अब देखो आप यहाँ पे कांस्टेंट्स की जगह अब आपको है ना भाई, अब आपको 7 -11 9 नजर आ रहा है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आपने देखा कि ये वास्तव में कौन सा सिस्टम है, ये नॉन होमोजीनियस सिस्टम है, ठीक है दोस्तों। तो इस बात का अपने को विशेष ध्यान रखना है कि कांस्टेंट्स किस तरफ दिए गए, अगर वो लेफ्ट साइड दिए तो पलटा के उसको राइट साइड ले जाइए, उसके बाद आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि वास्तविक स्थिति क्या है। हाँ, अगर मान लीजिए कि लेफ्ट साइड, जैसे आपके लेफ्ट साइड में को दिख रहे थे, अपन पलटा के राइट साइड ले गए, और अगर आपको दिख रहा है कि नहीं सर लेफ्ट साइड में हमको सिर्फ अननोन क्वांटिटीज दिख रहे हैं और कांस्टेंट्स नाम की कोई चीज नहीं दिख रही है, और राइट साइड में सभी के सभी जीरो दिख रहे हैं सर, तो आप समझ जाइए फिर आप होमोजेनियस सिस्टम को देख रहे हैं, ठीक है। तो इसको भली भांति आपको देख लेना है, ठीक है भाई, कि वास्तव में वो किस रूप में दिया है और हम उसको किस रूप में समझ रहे हैं, ये अच्छे से आपको चेक करना है। तो दोस्तों हम अब क्या करेंगे, आगे ध्यान से देखिएगा। अब हम यहाँ पे एक मैट्रिक्स बनाते हैं, ठीक है, एगमेंटेड मैट्रिक्स अर्थात संवर्धित अवयव, अर्थात ए में बी को और है ना भाई, बी को और शामिल करके फिर उस मैट्रिक्स को थोड़ा बड़ा बनाते हैं। तो किस तरीके से होगा ये एगमेंटेड मैट्रिक्स इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है, ये बी है। और इसमें क्या करते हैं दोस्तों, अपन ए को लिखते हैं 1 1 1 1 2 3 1 2 लैम्डा, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, और ये 6 10 न्यू, इस तरीके से। यानी कि ए को लिखते हैं, ए को लिखने के पश्चात फिर ऐसे अरे ऐसे 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 करके लगा देते हैं, उसके बाद ये 6 10 न्यू लिखते हैं, यानी कि मैट्रिक्स बी को शामिल करते हैं। तो इस तरीके से ये जो मैट्रिक्स तैयार होता है उसको अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको अपन, संवर्धित अवयव अर्थात एगमेंटेड मैट्रिक्स, ठीक है दोस्तों। अब हमको जो भी काम करना होगा इस पे करेंगे। अब देखिए ध्यान से, उस कंडीशन को मैं बता देता हूँ जिसके लिए तीनों बातें होती हैं, उन तीनों बातों के लिए कौन कौन सी कंडीशंस हैं, तो ये आप सभी को पता होंगी। तो पहली कंडीशन है भाई कि अगर रैंक ऑफ ए जो है वो रैंक ऑफ एगमेंटेड मैट्रिक्स के अगर बराबर है, ठीक है, रैंक ऑफ ए अगर रैंक ऑफ एगमेंटेड मैट्रिक्स के अगर क्या है, बराबर है, तो आप समझ लीजिए कि तब जो है कौन सा सॉल्यूशन होता है, देखो तब सिस्टम कहलाता है। देखो अगर ये दोनों के रैंक बराबर है तो हमारा सिस्टम कहलाएगा कंसिस्टेंट, अर्थात समीकरण निकाय कहलाएगा संगत, और संगत होने की स्थिति में वो सॉल्यूशन तो रखता ही रखता है, ठीक है। अब उस सॉल्यूशन में एकमात्र सॉल्यूशन होगा कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे, वो डिपेंड करता है कि ये जो रैंक है वो नंबर ऑफ अननोन क्वांटिटीज के बराबर है कि छोटा है, उस स्थितियों पे डिपेंड करता है। तो अगर इन दोनों का रैंक जो है वो अगर आपका n के बराबर है, n के नंबर ऑफ अननोन क्वांटिटीज, तो यहाँ पे नंबर ऑफ अननोन क्वांटिटीज 1 2 3 3 है, ठीक है। तो अगर ये वाली स्थिति मिलती है, समझ जाओ सिस्टम कंसिस्टेंट, ये दोनों के रैंक बराबर मतलब सिस्टम कंसिस्टेंट है, और ये दोनों के रैंक उतने ही है जितने की अगर नंबर ऑफ अननोन क्वांटिटीज है, तो सिस्टम क्या होगा, कंसिस्टेंट तो है, इन दोनों के रैंक बराबर है, सिस्टम कंसिस्टेंट तो है ही, एंड कितने सॉल्यूशंस होंगे, यूनिक सॉल्यूशंस,
यूनिक सॉल्यूशन मतलब अद्वितीय हल, एकमात्र हल होगा। और दूसरी कंडीशन क्या है, अगर मान लो इन दोनों के रैंक बराबर हैं, बराबर मतलब सिस्टम कंसिस्टेंट है, परंतु जो रैंक इन दोनों के हैं, जो बराबर रैंक है, वो मान लो n से छोटे हैं। n क्या, नंबर ऑफ अननोन क्वांटिटीज। ऐसी स्थिति में सिस्टम क्या होगा, कंसिस्टेंट तो होगा ही होगा। ये दोनों के रैंक बराबर मतलब सिस्टम कंसिस्टेंट होगा। किंतु अगर वो रैंक n से छोटा है तो सिस्टम कितने सॉल्यूशंस रखेगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन रखेगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस रखेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए इन दोनों के रैंक ही बराबर नहीं है सर, इन दोनों के अगर रैंक बराबर नहीं है तो ऐसी स्थिति में सिस्टम होगा इनकंसिस्टेंट और कोई सॉल्यूशन नहीं रखेगा। सिस्टम होगा इनकंसिस्टेंट एंड नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो वही चीज हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि लैम्डा और म्यू की किन किन वैल्यूज के लिए क्या क्या स्थितियां मिलती है। चलिए अपन यहाँ पे ऑपरेशंस लगाते हैं। यहाँ पे अपन देखो इसको जीरो करने के लिए क्या करेंगे, देखो क्योंकि एशेलॉन फॉर्म में क्या होता है, हर नॉन जीरो रो की फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री ऊपर वाली रो की फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री के राइट साइड होनी चाहिए, तो इसलिए अपन इनको जीरो करेंगे। तो R2 इज चेंज बाय R2 माइनस R1 और R3 इज चेंज बाय R3 माइनस R1। तो क्या होगा दोस्तों बताइए, अब जो मैट्रिक्स मिलेगा वो इसके इक्विवेलेंट होगा। तो सबसे पहली बात तो फर्स्ट रो को आप जस्ट का तस लिख सकते हो। ठीक है, अब R2 माइनस R1 कीजिए, 1 माइनस 1 0। ठीक है, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 2, 10 माइनस 6 4। फिर R3 माइनस R1, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1, लैम्डा माइनस 1, तो ये हो जाएगा आपका लैम्डा माइनस 1। ठीक है, कहीं पर भी कोई भी डाउट नजर आए तो जरूर पूछिएगा दोस्तों। ठीक है, और उसके बाद हम, ठीक है ना भाई, ये लैम्डा माइनस 1 हो गया, उसके बाद म्यू माइनस 6, ये ऐसा। अभी भी हमको यहाँ पे ये एक काम और करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे भी फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री यहाँ दिख रही है। ठीक है, फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री यहाँ दिख रही है और ये फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री यहाँ है। तो हमेशा क्या होना चाहिए, नीचे वाले रो की फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री ऊपर वाले रो की फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री से क्या होनी चाहिए, राइट साइड होनी चाहिए। तो अभी हमको एक काम और करना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम करने जा रहे हैं R3 चेंज बाय R3 माइनस R2। दोस्तों यहाँ पे आप एक काम और कर सकते थे, मतलब अभी हमने जो किया वो सही है, कुछ गलत नहीं है, लेकिन आप देखो R2 माइनस R1 किए ना, तो देखो ये चेंज हो गया। अब यहाँ पे जब अपन R3 को जो चेंज कर रहे हैं ना R1 की मदद से, तो यहाँ पे देखो आप R3 को डायरेक्ट अगर आप R2 की मदद से चेंज कर रहे हो तो और सरल काम हो जाएगा। जैसे R3 चेंज बाय R3 माइनस R2, आप ऐसा भी कर सकते हो। तो उसमें क्या होगा, जो एक स्टेप एक्स्ट्रा लग रहा है ना वो नहीं लगेगा। कैसे बताऊं, देखो आखिर हम देखो R3 को आप चेंज कर रहे हैं R3 माइनस R2 करके, है ना भाई, आखिर वो उसी से घट रहा है, तो आप डायरेक्ट वो काम यहाँ कर सकते थे। तो उससे क्या होता है, ये दोनों एक साथ नहीं पड़ जाते। जैसे अभी क्या हुआ है, 1 माइनस 1 0 हुआ है ना, और ये 2 माइनस 1 1 हो गया, ये बेचारा बच गया। अगर आप R3 में से R2 को माइनस के रहते तो 1 माइनस 1 0 और 2 माइनस 2 0 और लैम्डा माइनस 3 और म्यू माइनस 10 इस तरीके से हो जाता। कोई बात नहीं, ठीक है, ये भी सही है और उस तरीके से भी सही है। इसमें बल्कि अच्छा एक स्टेप आपका और यूज हो गया, तो सवाल थोड़ा बड़ा दिखेगा, और क्या है, बढ़िया है। हर चीज में पॉजिटिविटी देखो तो अच्छा है। चलो, तो R3 एक्सचेंज बाय R3 माइनस R2, तो क्या होगा दोस्तों बताइए, जो भी आपको मैट्रिक्स मिलेगा वो इस पुराने वाले मैट्रिक्स के पिछले स्टेप में जो मैट्रिक्स है वो उसके इक्विवेलेंट रहेगा, और ये इसके इक्विवेलेंट है, इसलिए ये इसके भी इक्विवेलेंट रहेगा। मतलब ये जो भी मैट्रिक्स आपको मिलते जा रहे हैं वो सब एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। तो चलिए अब क्या होगा, 1 1 1 0 1 2, 6 लिखा है इधर। अच्छा, ये अपन ऐसे 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 और ऐसे ऐसे इस तरीके से आपको लगा देना है। ठीक है, अब चलिए R3 इस चेंज पे R3 माइनस R2 कीजिए, लैम्डा माइनस 1 माइनस 2 दैट इज लैम्डा माइनस 3, और इधर 4 और म्यू माइनस 10। कैसे, क्योंकि म्यू माइनस 6 है, माइनस 4 और करेंगे तो म्यू माइनस 10 हो जाएगा। दोस्तों अब गौर से देखिए, ये जो मैट्रिक्स आपको मिला यहाँ पे गौर से देखिए, यहाँ पे अब हम रैंक के बारे में बात करेंगे, ए का रैंक और एगमेंटेड मैट्रिक्स के रैंक के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो गौर से देखिए दोस्तों, ये एशेलॉन फॉर्म में दिख रहा है। कैसे कैसे, आप खुद सोच लीजिए,
जैसे थर्ड रो की फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री यहाँ पे क्या है, देखो एशेलॉन फॉर्म की क्या शर्त है कि भैया हर नॉन जीरो रो की फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री जो है, ठीक है, हर नॉन जीरो रो की फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री अपने ऊपर वाली रो की फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री से स्ट्रिक्टली राइट साइड होनी चाहिए। यहाँ पे आपको दिख रहा है, देखो थर्ड रो में फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री ये है, सेकंड रो की फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री ये है, तो देख लो ये इससे स्ट्रिक्टली राइट साइड है, ये इससे स्ट्रिक्टली राइट साइड है, तो ये एशेलॉन फॉर्म में बदल चुका है दोस्तों, ठीक है। अब ऐसी स्थिति में हमको लैम्डा और म्यू के मानों पर विचार करना है और सोचना है कि ये तीनों स्थितियां कब कब मिलेंगी, और इन तीनों स्थितियों के संगत फिर हम सॉल्यूशंस की बात करेंगे कि कब किस स्थिति में कैसा सॉल्यूशन होगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब आपको हम बतलाते हैं, यहां पर बतलाते हैं, देखो ध्यान से समझिएगा। पहला केस, केस नंबर फर्स्ट। चलिए बताइए, आप बताइए कि मुझे लैम्डा और म्यू के मान क्या रखने चाहिए कि मेरे को यूनिक सॉल्यूशन मिले, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन अर्थात अद्वितीय हल मिले। अब आप सोचिए, सोचिए जरा सोचिए कि मुझे लैम्डा और म्यू के मान क्या रखने चाहिए। दोस्तों एक बात हम आपको बतलाना चाहते हैं कि देखो यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, देखो यूनिक सॉल्यूशन कब मिलता है हमको, यूनिक सॉल्यूशन कब मिलता है जब दोनों के रैंक बराबर हो और वो रैंक उतना ही हो जितना कि नंबर ऑफ अननोन क्वांटिटीज है। सोचो जरा दोस्तों कि अगर मान लो, ठीक है, यदि यहाँ पे अगर मान लो लैम्डा की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 3, यानी लैम्डा 3 के बराबर न हो, ठीक है, लैम्डा इज नॉट इक्वल टू अगर 3 हो तो क्या होगा, तो आप कहेंगे सर लैम्डा अगर 3 के बराबर नहीं है तो ये नॉन जीरो होगा, ये जो यहाँ पे चीज लिखी है, क्योंकि लैम्डा अगर 3 होता तो 3 माइनस 3 जीरो हो जाता, ठीक है। और ऐसी स्थिति में फिर वो जो ये वाला, देखो ये ध्यान से देखिएगा, जो अपन एगमेंटेड मैट्रिक्स बनाया है उसमें ये वाला जो टुकड़ा है दोस्तों, ये वाला टुकड़ा कौन है, ये ए है, और ये वाला हिस्सा कौन है, ये बी है, और पूरा मिलाकर के ये एगमेंटेड मैट्रिक्स बना है। अगर लैम्डा जो है वो अगर मान लो 3 हो जाता तो ये पूरा जीरो हो जाता, तो ये ए वाला अगर टुकड़ा देखते तो उसमें पूरी की पूरी, है ना भाई, केवल इतने हिस्से को अगर आप देखो तो ये तीनों जो है जीरो हो जाने पर आप समझ लीजिए कि फिर इसके एशेलॉन फॉर्म में, केवल ए के टुकड़े की बात कर रहा हूँ, फिर इसके एशेलॉन फॉर्म में नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज 2 दिखते, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज 2 दिख रहे हैं, इसलिए ए का रैंक कितना हो जाता, 2 हो जाता। किंतु मैं बात कर रहा हूँ लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 3 की, अर्थात यहाँ पे नॉन जीरो नंबर मिलेगा। और ऐसी स्थिति में अगर मेरे को इस थर्ड रो में, ध्यान से सुनिएगा पूरी बात को, कि अगर इस थर्ड रो में मेरे को एक भी अगर नॉन जीरो एंट्री दिख रही, जैसे लैम्डा को अगर मैं 3 के बराबर नहीं सोच रहा हूँ तो ये नॉन जीरो नंबर होगा। ऐसी स्थिति में ये पूरी रो जो है वो नॉन जीरो रो हो जाएगी, चाहे आप म्यू का मान कुछ भी सोचो, म्यू का मान 10 सोचो, 10 के अलावा कुछ और सोचो, आर्बिट्ररी रूप में म्यू का कोई भी मान सोच लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लैम्डा को मैंने इज नॉट इक्वल टू 3 सोचा है, मतलब ये वाली जो एलिमेंट है, ये वाली जो एंट्री वो नॉन जीरो होगी, तो कुल मिलाकर के ये जो थर्ड रो है वो नॉन जीरो रो हो जाएगी। और ऐसी स्थिति में दोस्तों अगर बात करूं मैं ए के रैंक की, तो देखो ए वाला टुकड़ा ये वाला है, और लैम्डा अगर 3 के बराबर नहीं है, मतलब ए के हिस्से में जो ए वाला जो जितना रूप है, ए वाला जो हिस्सा है उसमें भी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज जो है वो 3 हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आप पूरे एगमेंटेड मैट्रिक्स की बात करना चाहोगे तो पूरे एगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक भी कितना होगा, 3 होगा, क्योंकि सीधी सी बात है पूरा का पूरा ये एगमेंटेड मैट्रिक्स है, उसमें भी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अगर लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 3 है उस केस में बात कर रहा हूं मैं, ए वाला हिस्सा देखोगे उसका भी रैंक 3, और पूरे एगमेंटेड मैट्रिक्स की बात करोगे उसका भी रैंक कितना हो जाएगा, 3 है, और यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ अननोन क्वांटिटीज भी 3 है। तो ऐसी स्थिति में तीनों के तीनों बराबर हैं, तो कौन सा सॉल्यूशन होगा दोस्तों, यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। ठीक, तो यहाँ पे कैसा सॉल्यूशन मिलेगा दोस्तों, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, सिस्टम होगा कंसिस्टेंट, सिस्टम होगा कंसिस्टेंट, और सॉल्यूशन कितना होगा, यूनिक, यानी एकमात्र हल विद्यमान होगा। दोस्तों अगर आपको डाउट है कि सर म्यू के बारे में आपने बात क्यों नहीं की, तो दोस्तों देखिए नॉन जीरो रो हमको प्राप्त करना था, अगर हमको देखो हमको यूनिक सॉल्यूशन चाहिए, मतलब देखो हमारे पास नंबर ऑफ अननोन क्वांटिटीज कितने हैं, नंबर ऑफ अननोन क्वांटिटीज 3 है, इसलिए रैंक ए का भी और एगमेंटेड मैट्रिक्स का भी, दोनों का ही रैंक, ठीक है भाई, ए का रैंक और एगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक दोनों का रैंक अपने को 3-3 चाहिए था, क्योंकि नंबर ऑफ अननोन क्वांटिटीज 3 है, तो यूनिक सॉल्यूशन प्राप्त करने के लिए मेरे को ये चीजें चाहिए थी,
है ना भाई। तो मेरे को ये सोचना है भैया नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज की संख्या मेरे को 3 लानी पड़ेगी एशेलॉन रूप में। तो भैया मैं इसकी बात करूंगा ना, इसकी बात क्यों करूंगा, क्योंकि ये वाला जो हिस्सा है ना वो एक हिस्से में शामिल है। अगर आप कहेंगे सर मान लीजिए म्यू को आप 10 म्यू म्यू के बारे में सोचो और लैम्डा के बारे में अगर आप न सोचो तब की बात। चलिए अब मैं आपको दूसरा केस समझाता हूँ तो ऑटोमेटिक समझ जाएंगे आप कि यहाँ पे म्यू के बारे में क्यों क्यों नहीं बोल रहा हूँ। क्यों बताऊं, क्योंकि देखो लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 3 मतलब आप ए का रैंक 3 मिल गया क्योंकि ए में नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज 3 हो गए। और भैया ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आखिर ये पूरा का पूरा एगमेंटेड मैट्रिक्स आखिर उसमें भी तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज फिर 3 हो जाएंगे तो उसका रैंक कितना हो जाएगा 3। और इस तरीके से ये मिला है। चलो अपन विभिन्न स्थितियों की बात करते हैं, आप चिंता न करें, अभी हमारे पास स्थितियां बची हुई हैं तो मैं अब इस सवाल को तो मिटा देता हूं। अब आप अगर सोचेंगे दोस्तों, ठीक है, अगर आप सोचेंगे कि सर मान लीजिए अगर हम लैम्डा को 3 के बराबर सोचते हैं लेकिन म्यू को 10 के बराबर नहीं सोचते, यानी कि म्यू इज नॉट इक्वल टू 10 एंड लैम्डा इज इक्वल टू 3, आप खुद सोचिए दोस्तों यहाँ क्या होगा। ऐसी स्थिति में ये जो मैट्रिक्स है, ये जो ये जो मैट्रिक्स है, ठीक है, ये जो मैट्रिक्स है वो उसका रूप किस तरीके से होगा, 1 1 1 0 1 2, यहाँ 6 लिखा है, यहाँ 4 लिखा है, 0 0 0, क्योंकि लैम्डा को मैं 3 के बराबर सोच रहा हूँ और म्यू को 10 के बराबर नहीं है ऐसा सोच रहा हूँ, मतलब यहाँ कुछ नॉन जीरो नंबर अपने को मिलेगा। यहाँ कुछ क्या मिलेगा, नॉन जीरो नंबर मिलेगा, कोई भी नॉन जीरो नंबर, ठीक है। तो मान लो वो नॉन जीरो नंबर के है, ठीक है, जहाँ के कौन है, म्यू माइनस 10 है, ठीक है, के कौन है, म्यू माइनस 10 है और वो नॉन जीरो है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये अगर उधर पलटेगा तो म्यू माइनस 10 इज नॉट इक्वल टू 0 मिल जाएगा, ठीक, उसी को अपन के बोल रहे हैं। अब आप खुद सोच लो यहाँ क्या मिल रहा है आपको, ठीक है। इसमें ए वाला टुकड़ा इतना है, अब ए वाले टुकड़े को देखोगे तो उसमें, ठीक है, एक रो तो पूरी जीरो रो दिख रही है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है, 2 है। नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज एशेलॉन फॉर्म रूप में नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज 2 है। ऐसी स्थिति में ए का रैंक हो जाएगा आपका कितना, 2 हो जाएगा। लेकिन अगर बात करोगे पूरे मैट्रिक्स की, एगमेंटेड मैट्रिक्स की अगर आप बात करोगे दोस्तों, तो एगमेंटेड मैट्रिक्स का जो रैंक है, अगर पूरे मैट्रिक्स की बात करो तो इसमें आप देखोगे तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज 3 होंगे। क्यों बताऊं, क्योंकि अब आप पूरे मैट्रिक्स को देख रहे हो, एक नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, पहली दूसरी नॉन जीरो रो और ये तीसरी नॉन जीरो रो, क्योंकि यहाँ पे के कौन है, नॉन जीरो एंट्री है, ये नॉन जीरो एलिमेंट है। क्यों, क्योंकि आपने म्यू इज नॉट इक्वल टू 10 लिया है, इसलिए म्यू माइनस 10 जीरो नहीं होगा, कोई नॉन जीरो नंबर होगा। ऐसी स्थिति में ये वाली रो नॉन जीरो रो बन गई। तो पूरे के रूप पूरे मैट्रिक्स को अगर देखेंगे तो एशेलॉन फॉर्म में आपको दिख रही है और नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज दिख रही है 3, तो ये रैंक इतने का हो जाएगा 3। ठीक है दोस्तों, आपको अच्छे से समझ में आया होगा, कहीं पर भी डाउट होगा तो जरूर पूछिएगा। तो चलिए दोस्तों, ये कौन सा केस मिल रहा है, ये अपने को दोनों का रैंक बराबर नहीं है वाला केस मिल रहा है ना सर। देखो कहाँ है दोनों का रैंक बराबर, है क्या बताइए भला, तो नहीं है इनका रैंक बराबर, ठीक है। तो कैसी स्थिति में ये ऐसा हो रहा है, ये ऐसी स्थिति में ऐसा हो रहा है, और रैंक बराबर नहीं है मतलब ये वाला केस हमको मिल रहा है कि रैंक बराबर नहीं है। तो सिस्टम क्या होगा दोस्तों, सिस्टम होगा इनकंसिस्टेंट एंड हैव नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं रखेगा, ठीक है, कोई सॉल्यूशन विद्यमान नहीं होगा, क्योंकि ये वाली स्थिति मिल रही है समीकरण निकाय, दिया हुआ समीकरण निकाय क्या होगा, असंगत होगा और कोई भी हल नहीं रखेगा ये वाले केस में, कि अगर लैम्डा 3 हो जाए किंतु म्यू 10 के बराबर न हो, ठीक है दोस्तों। अगर अपन बात करें, ठीक है, अब मैं इसको मिटा देता हूँ, ये केसेस आपने देख लिए हैं। अगर अपन बात करें, किसकी बात करें, अगर अपन कि भाई तीसरा केस में अगर मान लो लैम्डा भी 3 हो जाए और म्यू जो है वो अगर 10 हो जाए, अब क्या होगा बताओ। आप कहेंगे सर अब तो ये भी 0 वो भी 0, यानी अब उस मैट्रिक्स का रूप बदल करके क्या हो जाएगा बताओ, जो हमारा एगमेंटेड मैट्रिक्स है दोस्तों वो अब किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा बताइए, ठीक है। पहले ये इसके इक्विवेलेंट हो जा रहा था, ठीक है, जो हमारा एगमेंटेड मैट्रिक्स है, ठीक। अब किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा ये, अब किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, देखो जरा, 1 1 1 6 0 1 2 4 0 0 0 0, क्योंकि अब लैम्डा को 3 ले लिए हैं और म्यू को 10 ले लिए हैं। अब आप चाहे ए के टुकड़े की बात करो चाहे पूरे को देखते हुए बात करो,
ये रो तो पूरी तरीके से जीरो हो चुकी है। तो चाहे आप रैंक ए की बात करोगे ना, ए के टुकड़े को देखोगे उसमें भी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज 2 दिखेगा, क्योंकि तीसरा रो जीरो हो चुका है, तो ये 2। अगर आप एगमेंटेड मैट्रिक्स की बात करेंगे दोस्तों, तो इसका भी रैंक अब 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पूरे मैट्रिक्स को अगर आप देखोगे, पूरे के पूरे मैट्रिक्स को जिसको अपन एगमेंटेड मैट्रिक्स कहते हैं, तो उसमें चूंकि अपन ने अब म्यू को अपन 10 के बराबर ले चुके हैं, तो इसलिए वो भी जीरो हो गया। तो कुल मिलाके के पूरे मैट्रिक्स में भी अगर ये तीसरी रो की बात की जाए तो वो पूरी तरीके से जीरो रो बन चुकी है। सारे एलिमेंट जीरो होते हैं, मतलब जीरो रो। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज यहाँ पर भी कितनी है? 2 है, तो इसका रैंक भी हो गया 2। मगर अननोन क्वांटिटीज की संख्या 3 है। तो यहाँ पे आपको कौन सा केस मिल रहा है आप समझ गए होंगे। देखो, ए का रैंक और एगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक बराबर है, मतलब क्या होगा दोस्तों? सिस्टम कंसिस्टेंट है। परंतु ये जो रैंक जो बराबर है दोनों के रैंक, वो क्या है? नंबर ऑफ अननोन क्वांटिटीज जो कि कितनी है? 3 है, उससे ये जो रैंक है वो तो कम है। तो क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिलेंगे, अनंततः अनेक हल मिलेंगे। ठीक है, तो हलों की संख्या यहाँ पे क्या होगी? अनंत होगी दोस्तों। तो उसको आप लिख लीजिएगा कि भी हमारा सिस्टम कंसिस्टेंट है, अर्थात इस स्थिति में रैखिक समीकरण निकाय जो है वो क्या है? संगत है। संगत है क्यों? क्योंकि दोनों के रैंक बराबर है, तो संगत है। और ये जो रैंक है वो नंबर ऑफ अननोन क्वांटिटी से कम है, इसलिए समीकरण निकाय कितने हल रखेगा? अनंततः अनेक हल रखेगा। तो वो पूरी बात आप यहाँ पे लिखिएगा दोस्तों, तब जाकर के इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो भले लंबा बन गया होगा, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा, क्योंकि हमारी यही कोशिश रहती है कि वीडियो भले थोड़ा लंबा बन जाए, लेकिन हर वो बात जो जरूरी है क्वेश्चन को अच्छे से समझाने के लिए, जो बात जितनी जरूरी है वो सारी की सारी बातें आपको बतलाई जाए, तो वो हमने पूरा प्रयास किया। हमारी पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से ये सवाल समझ में आया होगा। दोस्तों, और भी ऐसे सवाल हैं, हम सोचे थे इसी वीडियो में आपको बतलाएंगे, लेकिन अब उनके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस का अभी और वीडियो आएगा, जरूर देखिएगा। और जो बेसिक जो इसका टॉपिक है, इस टॉपिक का जो बेसिक है, उनको जानने के लिए आपको पिछले वीडियोस को देखना होगा। दोस्तों, वीडियो को आप जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। किसी भी प्रकार के डाउट हो तो आप जरूर हमें बता सकते हैं। ये चैनल आपको खूब काम आएगा, चाहे बीएससी में, चाहे आप बीएससी के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जब आप तैयारी करेंगे, उस समय आप चैनल पर जाकर के अनेक प्लेलिस्ट में आप अनेक विभिन्न वीडियोस देख सकते हैं। आपको ये बहुत बहुत हेल्प करेगा। बीएससी सेकंड ईयर, फाइनल ईयर, चाहे आप ईयर वाइज हो या सेमेस्टर वाइज अगर आप पढ़ रहे हो, तो सभी प्रकार के जो कोर्सेज हैं, सब्जेक्ट्स हैं, उनमें सभी टॉपिक्स के वीडियोस आपको चैनल पर मिल जाएंगे। आप चाहें तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से कांटेक्ट करके आप ग्रुप में जुड़ सकते हैं और किसी भी प्रकार की डाउट हो तो बता सकते हैं। दोस्तों, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।